नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। और इस टेक्निकल वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मेटियोर 350 के बारे में। तो काफी दिन पहले मैंने एक पॉलिंग करी थी अपने YouTube चैनल पे, जिस पे मैंने पूछा था अपने व्यूअर से कि आप कौन सी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेटियोर 350 के लिसनर्स ज्यादा थे, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया था मेरे लिए। देखिए, अभी करीब 6 महीने पहले मैंने मेटियोर 350 के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और अपने YouTube व्यूअर्स को मैंने बताया भी था 350 जैसा मेरा एनालिसिस था। और मैंने उस समय पे ये कहा भी था कि आने वाले वक्त में मैं 350 मेटियोर का नेगेटिव्स का मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि तब उस समय बाइक आई थी तो नेगेटिव्स के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। अभी काफी रिसर्च के बाद मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अबाउट टू बाय मेटियोर 350 एंड हु आर एस्पिरेंट टू बाय मेटियोर 350। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में, जहन में होने चाहिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेटियोर 350 को। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2020 में, जब रॉयल एनफील्ड ने साझा की अपनी मोटरसाइकिल को पूरी दुनिया के साथ। ये एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थी थंडरबर्ड 350 की। और जो इसका इंजन था उसका एक कोड नेम था जो कि JD1 के नाम से रॉयल एनफील्ड इसको जानती थी, लीक प्रूफ बनाने के लिए। और इस JD1 इंजन की खास बात ये थी कि यह इंजन जो रॉयल एनफील्ड की जो पहचान थी, जो ट्रेडिशनल उसके जो पुश रॉड सिस्टम था, उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था ओवरहेड कैम के साथ। तो ये SOHC and DOHC engines both have its own pros and cons. डिटेल में मैं बता भी चुका हूँ इसके सारे बेनिफिट्स। और अनडाउटेडली एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के मार्केट में सामने आया, एक क्रूजर जो कि परफेक्ट क्रूजर मैं कह सकता था। तो जो मेटियोर 350 थी, इसका 20 हॉर्स पावर का इंजन बनाया 6100 आरपीएम पे, और करीब 4000 आरपीएम पे 27 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क था वो जनरेट कराया इस बाइक से। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कभी भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता जिसमें हम एक टॉर्क को या फिर हॉर्स पावर को कंपेयर कर सकें किसी दूसरे बाइक के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर जावा के साथ आप कंपेयर करें, हो सकता है जावा का न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो ज्यादा हो सकता है मेटियोर से, लेकिन याद करने वाली चीज क्या हो सकती है कि किस आरपीएम पे। ये जो 27 न्यूटन मीटर है ये हर आरपीएम पे नहीं मिलेगा, ये एक सर्टेन आरपीएम पे मिलेगा, जो कि जैसे 4500 आरपीएम पे मिलेगा। तो अगर आपकी बाइक 4500 आरपीएम पे रिवॉल्यूशन उसका इंजन कर रहा है तो ही आपको 27 न्यूटन मीटर मिलेगा। हो सकता है दूसरी बाइक 27 से ज्यादा ले आए, लेकिन हो सकता है वो 6000 आरपीएम पे लाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आप बाइक का कंपैरिजन करते हैं तो हम सिर्फ 27 न्यूटन मीटर देखते हैं और उसका दूसरे का 28 या 30 या 35 ये देखते हैं, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, उसके आरपीएम भी देखना चाहिए कि एक सर्टेन आरपीएम पे उसकी पावर ज्यादा हो सकता है, एक सर्टेन आरपीएम पे इसकी पावर ज्यादा हो। ये आप देखते हैं, ये मैक्सिमम पावर होती है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहरहाल 27 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क था ये काफी अच्छा टॉर्क था, एक बहुत परफेक्ट क्रूजर मोटरसाइकिल बनाई और बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में सामने आया। पावर टू वेट रेशियो अगर देखते हैं तो 105 तकरीबन पर टन इसका पावर टू, जो कि बहुत बढ़िया एक पावर टू वेट रेशियो है। और अपनी कैटेगरीज की बाइक में इससे शायद अच्छा पावर टू वेट रेशियो शायद नाम मिलेगा। चेसिस देखते हैं तो ड्यूल डाउन ट्यूब, जो कि मैंने इससे भी पहले इसके बारे में काफी वीडियो बनाई है कि ड्यूल डाउन ट्यूब जो क्रेडल टाइप ऑफ हमारा चेसी होता है उसका क्या बेनिफिट होता है, या आप उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ इस बाइक को लॉन्च किया गया। अच्छी बाइक थी, मैंने काफी डिटेल में अभी इसका एनालिसिस किया। 6 महीने में मैंने इसको अच्छी तरह से जाना है, बल्कि मेरे पास रही थी, मैंने काफी उसको ड्राइव भी किया, लगभग 4-5 हजार किलोमीटर मैंने उसको ड्राइव किया। तो जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके सामने नेगेटिव्स निकल के आते हैं, और जब आपका फोकस ही नेगेटिव्स पे हो तो आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। तो मेरा फोकस 100% उसके नेगेटिव्स पे था। आइए मैं आपके साथ साझा करता हूँ सारे नेगेटिव्स। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी वेटिंग। लास्ट 2020 में जब इसको निकाला था नवंबर में, आज 2021 चल रही है, तो एक साल के अंदर जहां भी मैंने इसके जैसे कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें सिर्फ वेट लोग
वेट ही करते रह गए। ये इस तरीके से हो गया जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, आपको मालूम है कि बहुत ही स्पेशल खाना बनाता है, बहुत ही स्पेशल ये शाही पनीर बनाता है, और आप अगर उधर जाएं और आपने ऑर्डर कर दिया हो, अगर उसको वेट करते करते आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इस तरह से हो जाए और आपकी भूख ही मर जाए, तो वो खाना टेस्टी होने का क्या फायदा रहेगा फिर। आप इसको भी इसी से जोड़ लीजिए कि जब आप मेटियोर की इतनी खासियत सुनते हैं कि मेटियोर 350 बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी क्रूजर है, एक क्रूजर ऑफ द डेकेड कह सकते हैं, ऐसी बाइक है, लेकिन वेट 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 लास्ट में फिर आदमी हताश हो जाता है। तो फिर वो शायद CB350 या जावा या कोई भी और उसका मन मर जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने को मिली है। जो इसके बायर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा वेट किया, तो उसका थोड़ा सा तो कह सकते हैं इसका नेगेटिव असर पड़ा है इसके राइडर्स पे या एस्पिरेंट्स पे। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में जो भी बाइक रॉयल एनफील्ड ने बनाई है उसमें इग्निशन कॉइल बिल्कुल रद्दी क्वालिटी की दे दी उन्होंने। तो आपने देखा भी है कि कितनी मिट्टी पलीत हुई थी रॉयल एनफील्ड की। जो भी बाइक्स उन्होंने सोल्ड आउट करी हैं 2021 अप्रैल से पहले, उनको सबको फिर से बुला रहे हैं, उसके बाद उनको ठीक करके उसको इग्निशन कॉइल को चेंज करके भेज रहे हैं। तो भाई ये क्वालिटी ब्रीच कैसे होगा रॉयल एनफील्ड का, जो कि क्वालिटी टेस्टिंग होती है हर कंपोनेंट की। तो ये एक इतना बड़ा धब्बा लगा है रॉयल एनफील्ड की इमेज पे, जो कि मुझे नहीं लगता होना चाहिए था, ये जायज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे लोगों को थोड़ा ये शक के दायरे में आ जाती है कि क्या रॉयल एनफील्ड टेस्टिंग क्वालिटी जो इसकी टीम है उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, या उनको एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, या क्वालिटी को ये इतना लीचड़ कर चुके हैं कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो एक ये ब्रीच जो है इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तीसरी जो दिक्कत मुझे दिखाई दी वो थी माइलेज की, पुअर माइलेज कह सकते हैं। बिल्कुल माइलेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आप 22 किलोमीटर प्रति लीटर की अगर माइलेज ले रहे हैं एक 350 सीसी की बाइक से, तो ये ज्यादती है कस्टमर्स के साथ। आप ये सोचिए कि मैं हार्ले डेविडसन ड्राइव करता हूँ फैट बॉय, जो कि 1800 सीसी का इंजन है, जो कि 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। हर चीज में इससे लाख गुना बेहतर है, कितना पावर जनरेट करती है, V12 इंजन है उसके अंदर। उसके बाद मैं उसकी माइलेज जो है 15 से 20 के बीच में पाता हूँ, और एक 350 सीसी की बाइक है जो कि कोई उसकी पावर नहीं खास, कोई उसका न्यूटन मीटर कोई खास नहीं टॉर्क, फिर भी वो 22 की एवरेज दे रही है, 22 की माइलेज दे रही है। और भूलना नहीं है हम इंडिया में रहते हैं, आप शायद ना सोचते हो, मेरे जैसे और दोस्त ना सोचते हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान के अंदर माइलेज को नहीं देखते हैं लोग। हिंदुस्तान में हर बाइक की माइलेज को आंका जाता है। सबसे पहला सवाल हर कस्टमर का यही होता है कि माइलेज कितना देती है। तो 22 की माइलेज देना बिल्कुल गले से नहीं उतरती। तीसरा नेगेटिव इसका पुअर सस्पेंशन। सस्पेंशन को मैं काफी बेहतर समझता था, लुक वाइज देखने में लगता नहीं कि पुअर सस्पेंशन होगा, क्योंकि जो अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छे हैं, सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है, पोस्चर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके रोड बेकार हैं, मेरी बात याद रखना, अगर आपके एरिया के रोड पॉट होल्स हैं, टूटे हुए हैं, तो आप भूल कर भी मेटियोर 350 मत ले लेना, वरना आप सस्पेंशन को कोसते रह जाओगे, रॉयल एनफील्ड को कोसते रह जाओगे। सस्पेंशन ज्यादा अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू जावा है और भी मोटरसाइकिल्स हैं। सस्पेंशन मुझे मेटियोर 350 का ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इंप्रेस नहीं हुआ मैं इसके सस्पेंशन से। अगर आप सिंगल सोलो राइड कर रहे हैं तो और बेकार हो जाता है इसका सस्पेंशन। अगर कम से कम अगर वेट इस तरह का है कि बैलेंस्ड है तो शायद आपको इतना ना पता लगे, लेकिन सस्पेंशन मैं कह सकता हूं कि एक क्रूजर के लिहाज से थोड़ा सा वीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके एरिया में रोड बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, तो आप एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस ले रहे होंगे मेटियोर 350 के साथ। और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल बदतर हो जाता है अगर आपके रोड्स अच्छे नहीं है। उसके बाद अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके मिरर्स की। बहुत ही मैंने काफी वीडियो में घटिया शब्द का इस्तेमाल किया था, तो लोग बरस पड़े थे मेरे पे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका जो रियर व्यू मिरर है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। वो शेक कर जाते हैं, अगर आप कोई हल्के से पॉट होल में भी अगर आपकी बाइक चली जाती है वो पूरा रैटल कर जाते हैं। ऐसे ही इसका क्लस्टर है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी रैटल कर जाता है, वो भी मतलब इतना एक
जायज क्वालिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं करी गई है इन दो चीज़ों में। अगर रॉयल एनफील्ड को ये रिव्यू अगर मेरा पहुंचे तो भाई आप अपना ये लोगो जो कि आपका इंटरसेप्टर में आता है वो लोगो अगर लगा सकें तो बहुत लाजवाब क्वालिटी का लोगो आप रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर में यूज़ करते हैं, उतना ही बेकार क्वालिटी का आप लोगो यूज़ करते हैं मेटियोर 350 में, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो प्लास्टिक है इसकी क्वालिटी अच्छी कर दी जाए और थोड़ा ब्रेक्स को भी सुधार दिया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ब्रेक्स में। और मिरर को तो बिल्कुल ही सुधार देना चाहिए, मेटलिक मिरर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक क्रूजर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप टूरिंग मोटरसाइकिल पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके रियर व्यू मिरर अच्छे होने चाहिए और इतनी भद्दी क्वालिटी के मिरर नहीं होने चाहिए। तो अगर आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं तो ये शायद आप आफ्टर मार्केट लिस्ट में रख लीजिए। नेक्स्ट जो है आफ्टर सेल्स पुअर सर्विस। दोस्तों ये एक कड़वा सत्य है कि रॉयल एनफील्ड ने सर्विस अच्छी नहीं दी है। देखिए जब आप पेंडेमिक का बहाना बनाते हैं तो पेंडेमिक में आपने बाइक लॉन्च नहीं करनी थी। आप अगर पेंडेमिक में बाइक को लॉन्च करते हैं, उसको इतना सेल करते हैं कि उसकी डिलीवरी पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर डिलीवरी पूरी नहीं हो पा रही है मतलब आप इतने व्यस्त हैं उसको बनाने में, तो भाई उतना ही फोकस आप उसके आफ्टर सेल्स सर्विस पे भी रखिए ना। अगर आप ये बहाना बनाएंगे कि जी पेंडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक में डीलरशिप क्लोज थी, तो आपने पेंडेमिक में इसको लॉन्च क्यों किया? आपने पेंडेमिक में इतनी एक भारी भरकम मार्जिन बनाया, आपने पूरी दुनिया में नाम कर दिया कि इतनी मोटरसाइकिल सेल आउट हुई है मेटियोर, रातों रात इसकी मार्केट बदल गई हिंदुस्तान के ऑटो सेक्टर की। तब आपको नहीं देखा कि आपको डीलरशिप से कम एक आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना चाहिए अपने कस्टमर्स को। बाइक लेके लोग चले गए, उसके बाद उनकी सर्विसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सर्विस नहीं हो रही है, कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा, तो भाई ये चीज सुधार लेनी चाहिए। हो सकता है अभी आपने सुधार भी ली होगी, मैं समझ सकता हूँ कि पेंडेमिक से असर होता है, लेकिन सेल्स के टाइम पे वो पेंडेमिक कहाँ चला जाता है? तो सेल्स के टाइम पे अगर आप पेंडेमिक का बहाना नहीं बनाते हैं और मार्केट में आप बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाते हैं सेल्स का, तो भाई आफ्टर सेल सर्विस में ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा पेंडेमिक का। आपको सबसे पहले सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। बाइक अगर मैं लेता हूं और उसकी पहली सर्विस ही नहीं करवा पा रहा तो मैं उसको कैसे लेके कहां जाऊंगा? उसको नई बाइक को कोई भी हर किसी मिस्त्री को नहीं दिखाता, वो जाएगा डीलरशिप पे, और डीलरशिप पे आपका अगर ये जवाब होगा जी पेंडेमिक चल रहा है, सर्विस नहीं हो पाएगी, आदमी नहीं है, तो दिस इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, जिसको सुधार करना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को। और जो लास्ट वजह रही इसको ज्यादा पसंद ना करने की, वो थी इसकी वेरी लेस टॉप स्पीड। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड है, जो कि एक क्रूजर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा 140-150 तक किया जा सकता था इसको। वैसे 350 सीसी में इससे ज्यादा होना भी पॉसिबल शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन 120 हो सकता है, मैं उससे इत्तेफाक ना रखता हूँ, आप रखते हो, पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड नहीं है, थोड़ा और इसको रिफाइन करके आगे बढ़ाना चाहिए था अगर। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो लॉन्ग स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनका थोड़ा स्पीड, हायर स्पीड थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा। देखिए बहुत से लोग अभी भी ये कहेंगे कि आप तो यार ये नेगेटिव्स बहुत बोलते हो, नेगेटिव्स भर दिया आपने मेटियोर 350। मैंने पॉजिटिव्स पे काफी वीडियो बनाई थी, और पॉजिटिव्स बताने का मेरा ये रीजन रहा था क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छी बाइक है और ये परफेक्ट क्रूजर बाइक है जो कि अपने सेगमेंट की बाइक्स में डोमिनेट करती है इंडियन ऑटो सेक्टर को। लेकिन अगर ये कहें कि इसमें नेगेटिव्स ना बताएं जी आप, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं नेगेटिव्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। पॉजिटिव्स तो आप अपने आप ही, जब आप बाइक लेने जाएंगे तो आप श्योर हैं कि पॉजिटिव्स के बारे में ही सोच के आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव्स नहीं होंगे और आपको एक सरप्राइज मिलेगा आपको बाइक लाने के बाद, तो मेरे मोटो गुरु होने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सारे नेगेटिव्स मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि जिनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। हो सकता है शायद आप इत्तेफाक ना रखते हैं, तो जब भी आप बाइक लेने जाएं तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखेंगे। अब फाइनल वर्डिक्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप बाइक ना लें। देखिए हर बाइक के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं हार्ले डेविडसन फैट बॉय के अंदर प्रॉब्लम बताता हूँ कि उसका इतना चौड़ा टायर है, उसकी स्टेबिलिटी में दिक्कत है, उसकी एक साइड की जो टायर है वो घिस जाता है। तो प्रॉब्लम्स हर बाइक के अंदर है। आप खामियों को अगर देखते हुए उसके पॉजिटिव्स को भूल जाएं, ये आपकी बेवकूफी होगी। नेगेटिव्स को दिमाग में रखें, लेकिन आप एक एनालिसिस करें कि क्या ये नेगेटिव्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे।
पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं इस बाइक के अंदर, बहुत अच्छी लेजेंडरी एक क्रूजर बाइक है, लेकिन नेगेटिव्स का भी ख्याल रखेंगे तो आपको शॉकिंग नहीं लगेगा ये। दूसरी चीज, अभी इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं। अगर जावा की बात करें वो फेल हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्लासिक 350 की, तो अपग्रेडेड साइड पे आप जाएं, मैं यही सब कहूंगा कि आप मेटियोर 350 परचेज करें। उसके बाद होंडा हाइनेस 350 बचती है, जो कि बाइक अच्छी है लेकिन उसकी कोई सपोर्ट अच्छी नहीं है और ना ही उसका कोई खास एक्सपीरियंस है 350 सेगमेंट में, तो वो भी इसके सामने कहीं नहीं टिकती है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर मैं रिकमेंड करूं कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप मेटियोर 350 के बजाय 1 साल और रुक जाएं, तो आप क्रूजर 650 के लिए वेट कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। नहीं तो आप मेटियोर 350 परचेज करें, इसको चलाएं और बाद में जब आपका मन भर जाए तो आप अपग्रेड करें क्रूजर 650 में। तो बस यही सब आपके साथ आज साझा करना था, डिस्कशन करना था। होपफुली ये वीडियो आपके किसी काम आएगी, और अगर आप मन बना रहे हैं नई मोटरसाइकिल परचेज करने का तो ये सारे फैक्टर्स आप अपने दिमाग में रखें। सेफली बाइक ड्राइव करते रहें और राइड का मजा लेते रहें। डज नॉट मैटर आप क्या राइड करते हैं, आप अपनी राइड को एंजॉय करिए। और मैं जैसा हर बार कहता हूँ, आगे का रास्ता आपको बताता है कि आने वाले चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, और पीछे का रास्ता आपको हमेशा ये प्रेरणा देता है कि जो बीत गया उसे भूल जाइए। तो ये सारी विशेष के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।